खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के बाद उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन 4 के नियम जारी कर दिए हैं। सरकार ने सभी जिलों को 7 बिंदुओं के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है। इसके अलावा बाजार खोले जाने का समय ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए लॉकडाउन 3 की तरह यानी सुबह 7 से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा केंद्र ने इंटर स्टेट मूवमेंट के निर्देश को देखते हुए हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार में गाड़ी का आवागमन ऑड और इवन के तरीके पर निर्धारित कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थान और जिम को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलों के आयोजन को लेकर लॉकडाउन 4 में छूट दे दी गई है। सभी धार्मिक स्थानों को खोले जाने और भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन 4 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानें खुलने का आदेश सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक पुरानी व्यवस्था के मध्य ही रखा गया है, जबकि सरकारी ऑफिस 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। वर्जित जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एयर ट्रैवल को पूर्ण रूप से वर्जित रखा गया है। मेट्रो रेल हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इनको बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इनको प्रोत्साहित करना है, इन्हें कायम रखना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इन्हें अभी नहीं चलाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स के किचन को चलाया जा सकता है और उनके माध्यम से जो होम डिलीवरी है, खाने का होम डिलीवरी है, उसे संचालित किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के स्थान वहाँ पर उनका संचालन संभव नहीं होगा। लेकिन अब की बार जो एक छूट दी गई है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम हैं उनको खोला जा सकेगा। वहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के दर्शकों का आना जाना वो परमिट नहीं किया जाएगा। खेल कर सकते हैं, खिलाड़ी खेल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सारे बंद थे और खिलाड़ियों को अब ये समय हो गया है और हम ये परमिट कर सकते हैं, तो ये जी कर सकते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार से जो पूर्व में जो सोशल गैदरिंग थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स थे, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम थे, शैक्षिक कार्यक्रम थे, जो सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम थे जहाँ की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें भी वर्जित रखा गया है। और सभी धार्मिक स्थानों पे जो वहाँ पे पूजा पाठ इस प्रकार के कार्यक्रम तो संभव हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का जो जमघट है वो परमिट नहीं किया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि जोन्स का डिमार्केशन भारत सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं और उसके आधार पे राज्यों को ही ये फैसला करना है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। खबर जनता जनार्दन की। अहमदाबाद और सूरत से हजारों प्रवासियों को ट्रेन उत्तराखंड वापस लेकर लौट आई है। सूचना है कि अब बेंगलुरु से भी जल्द एक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर लालकुआं स्टेशन पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक अब बेंगलुरु में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों की घर वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो आज यानी 19 मई को शाम 4 बजे बेंगलुरु से लालकुआं के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन कूच करेगी। अब तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस ट्रेन की 21 मई की सुबह 6 बजे तक लालकुआं स्टेशन में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अब तक 4,500 प्रवासी
स्पेशल ट्रेनों से जनपद नैनीताल लाए जा चुके हैं। अब तक 3 स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर पहुंच चुकी हैं, जिसमें पहली ट्रेन गुजरात से 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं दूसरी ट्रेन लालकुआं स्टेशन अहमदाबाद से 1700 प्रवासियों को लेकर पहुंची, जबकि तीसरी स्पेशल ट्रेन सोमवार को 1600 प्रवासियों को लेकर लालकुआं सकुशल पहुंच गई। अब खबर गेहूं भुगतान को लेकर अन्नदाताओं की। हाईकोर्ट द्वारा किसानों के गेहूं भुगतान 4 मई से 11 मई के बीच होने के आदेश के बावजूद किसानों के गेहूं का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में लॉकडाउन में एक जनहित याचिका गेहूं और गन्ने के भुगतान को लेकर दायर की थी, जिसमें 3 से 5 करोड़ रुपए भुगतान होने की शिकायत थी। कोर्ट ने 48 घंटे से 1 सप्ताह तक किसानों के गेहूं का पैसा देने का समय मांगा था, लेकिन वह समय निकलने के बाद अब याचिकाकर्ता और किसान फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। गणेश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये आदेश पहले ही हो चुका है कि उनको 48 से 1 सप्ताह के भीतर पैसे का भुगतान करना है। मेरे द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ में गेहूं का भुगतान इस लॉकडाउन 19 कोविड के संबंध में कैसे भुगतान होगा, इस परिप्रेक्ष्य में डाली गई थी। क्योंकि पूर्व में गन्ना और धान का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया, तो सरकार ने खंडपीठ में लिखित तौर पर कहा कि 48 घंटे से लेके 1 हफ्ते के अंदर हम किसानों का भुगतान उनके अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, सितारगंज के अधिकांश किसानों का भुगतान अभी तक नहीं कर पाया, जिनका भुगतान जिले के और अन्य किसानों के साथ लगभग 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का होना है, जो काफी निंदनीय है। खबर जनता के दुख दर्द की। रुद्रपुर, सितारगंज और नैनीताल में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के शोषण के खिलाफ सितारगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पाल और प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने श्रम आयुक्त कार्यालय में धरना दिया है। कांग्रेस नेताओं ने न्यूज टुडे नेटवर्क से कहा कि राज्य में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों ने श्रमिकों का जमकर शोषण कर रखा है। लॉकडाउन के दौरान न तो उन्हें रोजगार मिल रहा है और न ही पुराना वेतन दिया गया है। ऐसे में वर्तमान राज्य सरकार पर श्रमिक हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहले श्रमिकों के ऊपर रोजगार और वेतन का संकट था, लेकिन अब 8 से 12 घंटे कार्य का समय होने से उन्हें 2 गुना ओवरटाइम दिए जाने की बात रखी है, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना कुछ अलग है। देखो, लॉकडाउन में पैसा नहीं मिल रहा है और सरकार ने जो राशन देने की बात की थी, जो प्रदेश में रहने वाले लोग थे, किसी को राशन नहीं दिया जा रहा है। फैक्ट्रियों को इस वक्त सरकार ने कसना चाहिए था कि इन्हें पैसा दो, लॉकडाउन का पैसा दो, पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा 70% लोगों को रोजगार देने की बात थी, सरकार ने बिल्कुल ये जो फैक्ट्री मालिक हैं और लेबर डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने हमारे नौजवानों की बाट लगा दी। शक्ति फार्म सितारगंज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 5000 वहाँ पे मजदूर है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी इन्होंने कर दी। तो जन विरोधी जो नीतियाँ हैं सरकार की और जो नियंत्रण होना चाहिए सरकार का लेबर डिपार्टमेंट पे, लेबर डिपार्टमेंट का फैक्ट्री पे बिल्कुल निष्प्रयोज है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी के लिए हम आए हैं। खबर विधायक के परिवार के साथ मारपीट के आरोप की। झरबेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी और बेटे से एक निजी अस्पताल के स्टाफ ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है कि स्टाफ ने उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे अस्पताल में हंगामा हो गया है। इस बीच हंगामे की सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले में फिलहाल डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है। अभी मामले में कोई तहरीर पुलिस के पास नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि विधायक की पत्नी बैजंती माला आज अपने 14 साल के बेटे की रिपोर्ट दिखाने सारंग नर्सिंग होम में पहुंची थी। इस दौरान वह डॉक्टर के केबिन में जाने लगी तो स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा परिचय भी दिया, लेकिन स्टाफ ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद विधायक
की पत्नी और स्टाफ के बीच नोकझोंक हो गई और हंगामा हो गया। आरोप है कि स्टाफ ने विधायक पत्नी से धक्का मुक्की कर दी, उनके बेटे ने बीच बचाव किया तो स्टाफ ने मारपीट कर दी। इसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। खबर क्वारंटाइन सेंटर में हुई घिनौनी हरकत की। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लौट रहे प्रवासी या तो अपने घरों में होम क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या घर जाने से पूर्व क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन का समय काट रहे हैं। लेकिन अब सरकार द्वारा बनाए गए ये क्वारंटाइन सेंटर भी असुरक्षित होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घिनौनी हरकत को और किसी ने नहीं बल्कि नाबालिग के ही रिश्तेदार ने अंजाम दिया। हालांकि नाबालिग के ताऊ की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लॉकडाउन के बीचों बीच क्वारंटाइन सेंटर में आई इस तरह की खबर ने प्रदेश को हलचल में तब्दील कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग करीब एक पखवाड़े पूर्व देहरादून से अपने 2 छोटे भाइयों के साथ गाँव पहुंची थी। यहाँ उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। देहरादून में इन तीनों भाई बहनों को आरोपी युवक अपने साथ ले गया था। वह इनका दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। नाबालिग ने अपनी ताई को छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी। इसके बाद 16 मई को नाबालिग के ताऊ ने मामले में पुलिस को तहरीर दी। सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर खेल और खिलाड़ियों की। उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज टुडे नेटवर्क से साझा की है। संघ के महासचिव गोपाल खोलिया ने बताया कि उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ द्वारा हर वर्ष 4 बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं जो कि बालक बालिका वर्ग में संपन्न होती हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के कारण 2020 में केवल एक ही प्रतियोगिता सब जूनियर वर्ग की संपन्न हो पाई, जबकि जूनियर, यूथ, इलीट वर्गों की प्रतियोगिता होनी अभी बाकी है। महासचिव ने जानकारी दी कि बची हुई 3 प्रतियोगिता दिसंबर 2020 के पहले संपन्न करा ली जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशिक्षकों और निर्णायकों के लिए भारतीय बॉक्सिंग संघ के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अपने सभी बॉक्सर्स को आग्रह करना चाहूँगा कि वो घरों में अपनी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और कोई भी घर से बाहर ना निकले, सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करे। जैसे ही हमारी स्थितियां सामान्य होंगी, सामान्य होने के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो हम अपने टूर्नामेंट, जो कि अभी हमने सिर्फ एक ही टूर्नामेंट कराया है सब जूनियर बॉक्सिंग का, और आने वाले समय में हमारा जूनियर, यूथ और एलीट बॉक्सिंग टूर्नामेंट को दिसंबर तक हम जो है पूरा करेंगे। और लेकिन ये तभी हो पाएगा जब स्थितियाँ सामान्य होंगी। अब खबर संस्कार और संस्कृति की। भारत नेपाल के मैत्री संबंधों के बीच खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखते हुए कहा कि उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल से लगा हुआ है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगने के बाद कई नेपाली नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं। साथ ही हर दिन दिल्ली और मुंबई से नेपाली नागरिकों की वापसी हो रही है। इसके चलते यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। धामी ने कहा यहाँ सीमाएं सील हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र मेलाघाट नगरा तराई से नेपाल जाने के लिए मार्ग है। नेपाली नागरिकों को जगह जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाली नागरिक हमारे अतिथि हैं। अब प्रशासन को निर्देश की आवश्यकता है कि उनकी मदद की जाए। इस मामले में तत्काल नेपाल सरकार से वार्ता की जाए और सीमा खुलने तक भोजन और रहने की व्यवस्था सभी नेपाली नागरिकों की करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।